दोस्तों नमस्कार। जब बात अपने ही अस्तित्व पर आ जाए तो उसके बाद बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जब बात भविष्य में खुद के गर्त में समाने की परिस्थितियां पैदा कर दे तो फिर आपको पटरी से हटकर कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से रास्ता आरएसएस ने बनाया, खुद सरसंघचालक मोहन भागवत ने सीधे कहें तो जो भी प्रधानमंत्री ने कहा उसको आरएसएस ने लागू किया। न सिर्फ अपने भीतर बल्कि अपने से जुड़े हुए 40 संगठनों के भीतर भी, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे इस देश के भीतर में विदेशी पूंजी निवेश को लेकर विरोध करने वाले लोगों की कतारें हों, और तो और हिंदुत्व को लेकर भी जो नारे लग रहे थे उसको भी खामोश करने की पहल जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की, या कहें सरसंघचालक मोहन भागवत ने इसलिए की कि प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के रास्ते में कोई मुश्किल आए नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब 10 बरस के बाद सवाल अस्तित्व का है, भविष्य का है, अपने एजेंडे का है, अपनी विचारधारा का है, और इस पूरी राजनीति को साधने का है जो राजनीति हाथों से निकलकर अब उन लोगों के बीच चली गई है जो जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतने की दिशा में सिर्फ बढ़ना चाहते हैं। तो क्या उसको साध पाने की परिस्थिति में आरएसएस दोबारा खुद को एकजुट कर पाएगी? यह सवाल आज सबसे बड़ा है। इस सवाल को अपने जहन में रखिए। और यहीं से दूसरा एक सवाल शुरू होता है। इस वक्त आरएसएस की निगाहों में कौन चुभ रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी चुभ रहे हैं। इस दौर में वो कौन सा मुद्दा है जिसने आरएसएस की नींव को हिला दिया है? वो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस या उनकी लोकप्रियता या अलोकप्रियता का नहीं है, वह जाति का मुद्दा है। जाति के मुद्दे ने हिंदुत्व की उस पूरी की पूरी नींव को हिला डाला है जिसके आश्रय इस देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की सोच को संघ ने परोसा है, सींचा है, और वहीं से जनसंघ भी निकली और बीजेपी भी निकली। लेकिन अब आरएसएस भी समझ गई कि रास्ता बदलना होगा तो तलवार की नोक पर वो खड़े होकर उस धार पर चलने को तैयार है जहां पर आज दशहरा रैली में प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में कसीदे भी गढ़े जाएं और कल बैठक में इस देश के भीतर हिंदुत्व को एकजुट करते हुए जाति के आश्रय देश को ना बंटने देने की परिस्थितियों को भी पैदा किया जाए। ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती है? और इन दोनों बातों की परिस्थितियों से ही मौजूदा वक्त में नागपुर में कल से वह सिलसिला शुरू हो रहा है जो बीते 10 वर्षों में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी, उनको कल की बैठक में बुलाया गया और कल की बैठक, परसों की बैठक, अलग अलग बैठकें जो धुर विरोधी हैं वो आप सोच रहे होंगे कौन लोग हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कौन लोग हैं इस दौर में जो प्रधानमंत्री की आंखों में चुभते रहे और उनको आरएसएस से ही बाहर किया गया। और अब उनकी एंट्री की बात है, उनको साथ लेने की बात है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई इस दौर में बीजेपी कमजोर हो गई, आरएसएस की विचारधारा गायब हो गई? हो सकता है। या इस दौर में जाति जनगणना के सवाल या हाशिए पर पड़े जातियों को लेकर जो पूरी राजनीतिक व्यू रचना संविधान के जरिए राहुल गांधी ने की, उसने दरअसल संघ की उस नींव को ही हिला डाला जहां पर वह हिंदू राष्ट्र और उसके मातहत सभी को समेटने की कोशिश कर रही थी। यह बात तो है। और फिर महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव का मतलब नागपुर की खामोशी से नहीं परखा जा सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव कोकणस्थ ब्राह्मण जो पुणे के इलाके में है उनकी खामोशी से नहीं परखा जा सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफ उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ चले जाना और दूसरी तरफ अजीत पवार का बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाना, दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है? उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर वो गर्जना अब नहीं कर सकते हैं
क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। और अजीत पवार खुले तौर पर कहते हैं 10% मुस्लिमों को टिकट दूंगा, और खुद एनसीपी या कहीं जिस राजनीतिक दल का पाठ उन्होंने पढ़ा जो शरद पवार की राजनीति का पाठ था, उसमें कम से कम हिंदू और मुस्लिम के बीच लकीर खींचते हुए हिंदुत्व का नारा तो लगाने की सोच नहीं थी। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं तो बीजेपी के साथ अजीत पवार हैं। दोनों की परिस्थितियां एक समान है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति को सेट करने के लिए या चुनाव से पहले एक नई परिस्थिति बनाने के लिए मीटिंगों का दौर है, या फिर राष्ट्रीय तौर पर जो हो रहा है उसमें बीजेपी भी दरअसल सरकार के लिए ही काम करती है, और सरकार अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अगर जातीय राजनीति के आश्रय चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि इस देश में जाति की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण हो गई और राहुल गांधी ने उसे समेट लिया, तो फिर बीजेपी की हथेली तो खाली हो गई। दरअसल ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके भीतर आरएसएस फंस चुकी है, और अब आरएसएस को उन लोगों को साथ लेकर आना है जो हिंदुत्व के रास्ते इस देश में चल रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को बनाया और खड़ा किया, जिन्होंने संगठन को मजबूत किया, जो अलग अलग आरएसएस के संगठन के साथ जुड़े रहे, उनको साथ लाने की जरूरत है। और उनके जरिए बीजेपी के संगठन को मथने की जरूरत है, और उनके जरिए इस देश के भीतर में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लाने से लेकर आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरीके से आरएसएस के साथ है और आरएसएस उनके साथ है, यह मैसेज जाने की जरूरत है। और इस प्रक्रिया के भीतर में क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक चुनाव से ऐन पहले कोई बड़ा शिफ्ट आपको नजर आ रहा है, या चुनाव परिणामों के बाद वो शिफ्ट होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर संघ के भीतर एक बड़ी मोटी कतार है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बीजेपी के भीतर काम किया है, आरएसएस के साथ काम किया है। उनके भीतर धारणा बहुत साफ है कि आप हिंदुत्व की धारा छोड़ नहीं सकते हैं। और उद्धव ठाकरे को क्यों अलग किया गया? एकनाथ शिंदे यहां पर आए, एकनाथ शिंदे के जरिए राजनीतिक सफलता तो मिली, लेकिन राजनीतिक सफलता का पैमाना धीरे धीरे अपनी जमीन को ही गंवा देने का हो जाएगा, तो फिर उद्धव ठाकरे दूर क्यों है? सवाल आपके जहन में होगा, क्या उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ ही हैं, वहां कांग्रेस है, शरद पवार हैं, खुद उद्धव ठाकरे हैं, सीटों का गणित बैठ रहा है, सब कुछ तय हो रहा है। उसकी जानकारी भी आज आपको दी जाएगी कि दोनों गठबंधन में कौन कितनी सीटों को किसको देने को तैयार है, और कौन कैसे राजी हो रहा है कि छोटे राजनीतिक दलों को भी इस बार साथ ले लिया जाए, और क्यों कहा जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में जो तीन बड़ी बातें निकल कर आ रही है, अजीत पवार की मौजूदगी इस गठबंधन में, अघाड़ी की गठबंधन में खटकती है। उन्हें खटकती है जो लोग हिंदुत्व का नारा लगाते हुए दोबारा से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को जीवित करना चाहते हैं, और खुद सरसंघचालक ने उन्हें आमंत्रित किया है कल बैठकों का सिलसिला कल से शुरू हो। और इस प्रक्रिया के भीतर आरएसएस ने अपने तौर पर भी देश को बता है, और उनकी अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि तकरीबन 60% लोग कम से कम जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, उसमें 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि जो हो रहा है ये ठीक हो नहीं रहा है। इसके आश्रय चुनाव आप हो सकता है एक चुनाव जीत जाएं, उसके बाद जनता के बीच आपका जाना मुश्किल हो जाएगा, और खास तौर से वो जनता जो आपके साथ सदा से रही और कट्टर तौर पे मौजूद रही। और शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसने पहली बार कांग्रेस को भी चेता दिया है कि अब वो शांत ना रहे, कम से कम वो खुले तौर पर हमला कर ले और खुले तौर पर बोलने की परिस्थिति में आ जाए। और शायद यही वो वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया कि वहां पर अर्बन नक्सल हैं, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर यह जवाब देने में कोताही नहीं बरती कि आप हमारी बात करते हैं, आप तो आतंकवादी संगठन है। कल्पना की जा सकती है
आर पार की लड़ाई है, तलवारें खिंच चुकी है। महाराष्ट्र का चुनाव सामने है। महाराष्ट्र के भीतर की तिकड़में बहुत साफ तौर पर बता रही है कि हिंदुत्व को कैसे जागृत संघ करना चाहता है, खुद को जोड़ना चाहता है, बीजेपी को नए सिरे से मतना चाहता है। और इन सब के बीच कांग्रेस के तेवर अब समझ चुके हैं कि अगर अब अपने पुरानी परिस्थितियों के साथ खड़े नहीं हुए तो कहीं नहीं के रह पाएंगे। तो हमें लगता है आज शुरुआत में सुन लीजिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने और कैसा जवाब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। वही कहते हैं, अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस एक बात समझ चुकी है कि निशाने पर अब सीधे सीधे आरएसएस को लेना होगा, उसकी विचारधारा को लेना होगा, बीजेपी को लेना होगा और कटघरे में खड़ा करके उन्हें राजनीतिक तौर पर आईना दिखाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आरएसएस भी समझ चुकी है कि अगर अपनी पारंपरिक पुरानी विचारधारा को छोड़कर जातीय समीकरण में फंस गए तो सवाल बार बार संविधान का उठेगा और संविधान के आश्रय दलितों का उठेगा। और दलितों के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति में दलितों की मौजूदगी और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र भी होगा। और शायद यही वो वजह है कि कांग्रेस अपने तौर पर अब छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेने को तैयार है। अब कह सकते हैं इस कतार में हो सकता है एआईएमआईएम भी आ जाए, समाजवादी पार्टी तो आ ही जाएगी। इस कतार के भीतर में प्रकाश अंबेडकर भी आ जाए जो 10 सीटों पर 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इस दौर में शेतकारी संगठन भी आ जाए। यानी बिखरे हुए तमाम छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस साथ लेकर आना चाहती है। और दूसरी तरफ मुश्किल संघ की यह है कि जिस शिवसेना के साथ वो जोड़कर चली खुद को, और आज की बात यह नहीं है, पुराने दौर को भी याद कीजिएगा तो गुलू गोलवरकर के जमाने में पहली बार नागपुर में बुलाया गया था बाला साहब ठाकरे को। जहां पर ठाकरे पर हमला वामपंथी कर रहे थे तो बाला साहब ठाकरे ने जो लाठी लेकर चलते थे उनमें गुप्ती रहती थी। और अपने बचाव के लिए हवाई अड्डे के ठीक बाहर, नागपुर हवाई अड्डे के बाहर जब वो लौट रहे थे मुंबई वापस, तो उन्होंने उसको निकाल लिया था अपने बचाव के लिए। उस वक्त राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त के कुछ शिव सैनिक जरूर रहे होंगे। मनोहर भी उस दौर में थे जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि दरअसल संघ ने जिस हिंदुत्व के आश्रय चीजों को परोसा, अब उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में वही शिवसेना उससे अलग है। और एकनाथ शिंदे खड़े हैं। एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में मुस्लिमों को खास तौर से राहत और रियायत देने का जो जिक्र किया, उसने राजनीतिक तौर पर एक मैसेज संघ को लगा कि उनके अनुकूल यह काम पहले भी होना चाहिए था, जहां पर यह ना लगे कि दरअसल हिंदूवादी संगठन की मौजूदगी मुस्लिमों के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस इस बात को लेकर 2-2 हाथ करने को तैयार है कि जब देश के संविधान पर भी हमला हो रहा हो और उसको खत्म करने की कोशिश हो रही हो, तो फिर राहुल गांधी तक ने अब महाराष्ट्र इलेक्शन के चुनाव प्रचार से ऐन पहले वहीं के लोगों से राय मांग ली कि दरअसल आप बताइए हम किस रास्ते, अब किस तरीके से संविधान को बचाएं। और इन परिस्थितियों के भीतर क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव
और चुनाव के बाद परिणामों को लेकर अभी से एक तारतम्यता की जा रही है। दरअसल कल की गुप्त बैठकों का जो दौर है, गुप्त बैठक तो होती नहीं है, अब दिल्ली तक खबर पहुंची जाती है, क्योंकि जहां पर सरसंघचालक को Z+ सिक्योरिटी मिली हो और उसको भी पैमाने को बढ़ा दिया गया हो, किनसे मिलना है, उनकी पूरी जानकारी जब उनके पास रहती हो तो फिर एजेंसीज बताने में कोताही बरतती नहीं है। तो पता तो होगा सरकार को भी और दिल्ली में भी कि यह बैठकें कल से शुरू होगी और उस बैठकों के बाद मथुरा में 25 और 26 को जो सालाना बैठक आरएसएस की है वह भी होगी। और इसी दौर में बीजेपी को किस दिशा में ले जाना है, कौन अध्यक्ष होगा, हिंदुत्व के तौर पर कैसे जो बिखरे हुए संगठन है उनको सबको साथ लाकर खड़ा किया जाए, इस पर भी मंथन होना है। और यह मंथन इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि दिल्ली के रास्ते बीजेपी को गंवाने की परिस्थितियां और आरएसएस की अपने आधार को खत्म करने की स्थितियों को अब ढकना चाहती है आरएसएस ही। लेकिन यहां पर 2-3 सवाल और आपके जहन में अब आ जाने चाहिए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र करते रहे और निशाने पर लेते रहे, उनके खिलाफ 20 मुकदमे इस देश की अलग अलग अदालतों में किए गए, उस दौर तक तो ठीक था। लेकिन जाति के सवाल और महाराष्ट्र की राजनीति में जाति के सवाल अगर संविधान से जुड़ जाएं और राजनीतिक सफलता कांग्रेस को मिल जाए तो संघ के अपनी नागपुर की जो पहुंच और पकड़ है वो दरअसल दिल्ली ही शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद जो झंडेवालान में जो बहुमंजिली इमारत बनी है, यानी जमीन से उसके जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी, इस बात का एहसास आरएसएस को हो चला है। और दूसरी तरफ शिवसेना झगड़ रही है कि हम असली हैं या आप असली हैं, यानी मुंबई के शिवाजी मैदान का जिक्र हो या आजाद मैदान का जिक्र हो। एक तरफ शिवाजी मैदान में जो 50 वर्षों से राजनीति चलती चली आ रही है, जहां पर बाला साहब ठाकरे भाषण देते थे और दशहरा के दिन सुबह में सरसंघचालक दिया करते थे। इन्हीं 2 दशहरा रैली की वजह से महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर राजनीति अपने तौर पर चलती थी, क्योंकि दोनों जगहों से हिंदुत्व को लेकर ही भाषण दिए जाते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, पहली बार हिंदुत्व से हटकर भाषण जो सरसंघचालक का आज हुआ उसमें इस देश की जातिगत परिस्थितियों के बंटने की स्थितियों पर जोर देते हुए इस दिशा को बताया जा रहा था कि देखिए ये मुश्किल हालात हैं और उसको भी काउंटर करने की स्थिति में कांग्रेस ने वक्त नहीं गंवाया और सीधे कहा बांट आप रहे हैं। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना। अरे तुम ये करने वाले ही बांट रहे ना। जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात की, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को। अब इस टकराव के उलट अगर मुंबई के मैदान में, जो कि दादर का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क है, या फिर मुंबई का जो आजाद मैदान है, वहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को अगर देखिए तो दोनों अपनी पहचान ओरिजिनल हम हैं, यानी असली हम हैं, असल शिवसेना हम हैं, और उसके आश्रय हिंदुत्व को लेकर
जो भी पाठ किया गया वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जुड़कर खड़ा हो जाता है। और यह बताने के लिए काफी है कि इस दौर में हिंदुत्व को लेकर राजनीति महाराष्ट्र के भीतर कैसे समा रही है और आने वाले वक्त में आरएसएस कौन सा रास्ता खोज रहा है, इस दिशा को लेकर एक बेचैनी आरएसएस के भीतर है, बीजेपी के भीतर है, और इसको लेकर परेशानी दिल्ली की सत्ता के भीतर भी है। और राजनीतिक तौर पर यह आसान हालात शायद मोदी शाह के लिए नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक राजनीतिक परिवर्तन 10 बरस के भीतर जो बीजेपी ने देखा, समझा, परखा, अब उस पर नकेल कसते हुए पुरानी परिस्थितियों में क्या आरएसएस वापस लौटा पाएगी? जो छोड़ कर गए, जो आरएसएस से जुड़े संगठनों को ही अगर आप गिनना शुरू कर दीजिए तो भारतीय मजदूर संघ, मजदूरों को लेकर कौन से सवाल उठे थे जिससे दिल्ली को आपत्ति थी? किसान संघ, किसानों को लेकर कौन से मुद्दे उठे थे जिसको दिल्ली को लेकर आपत्ति थी? स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी का जिक्र और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में विदेशी निवेश का विरोध करते करते वो कौन सी परिस्थिति आई जिसको लेकर दिल्ली को आपत्ति थी? विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के राग को लेकर जिस तर्ज पर इस देश के भीतर मतने की कोशिश हो रही थी, उसमें किस बात को लेकर दिल्ली को आपत्ति थी? आदिवासी कल्याण संघ, उसको लेकर किन परिस्थितियों की आपत्ति थी? और इस दौर में जातीय समीकरण को मत्ते हुए अचानक ओबीसी का प्रेम प्रधानमंत्री के भीतर इस तरीके से जागा कि एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ये बोलने से कतराए नहीं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। और फिर उसके बाद ओबीसी को लेकर राजनीति जो इस देश के भीतर शुरू हुई, उसमें राष्ट्रपति का दायरा भी आया, कोविंद साहब का दायरा भी आया। और उस दौर में उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए ओबीसी की सभाओं को संबोधित करते हुए दक्षिण भारत में किन किन जगहों पर गए, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक झटके में उस पूरी राजनीति को जिस तर्ज पे कांग्रेस और राहुल गांधी ने उठाया, आरएसएस के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बन गई कि अब वह कैसे साधे और पुराने लोगों को कैसे एकजुट करे। और उसमें सबसे पहले निशाने पर तो महाराष्ट्र सामने आकर खड़ा है, जहां से आरएसएस का जन्म हुआ है। और अब वहीं पर वो बैठक बुलानी पड़ रही है जहां पर दोबारा बिखरे हुए लोगों को एक साथ लेकर खड़ा किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जी नहीं, अब आपको दिल्ली को जवाब नहीं देना होगा, आप हमारे साथ खड़े तो हो जाइए, बचा तो लीजिए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ चुकी है? यकीनी तौर पर आ चुकी है। और यह सिलसिला बतलाता है कि उस दिशा में ये चीजें जा चुकी हैं। और शायद इसीलिए यह एक संकट काल आरएसएस के लिए भी है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या वाकई अजीत पवार की एनसीपी का साथ लेना रहना चुभ रहा है? और किसी भी हालत में इलेक्शन से पहले ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि वो शिफ्ट कर जाएं? दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का बाहर रहना वह भी चुभ रहा है और ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि अगर हंग असेंबली की स्थिति आ जाए तो उद्धव ठाकरे के पीछे बीजेपी खड़ी हो जाए। अभी नहीं, इलेक्शन के बाद क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? राजनीतिक तौर पर कुछ भी अजूबा है नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यह सब कुछ होने के बीच में अगर सबसे पहले हिंदुत्व का जिक्र आकर खड़ा हो गया है तो फिर जान जाइए कि भारत की राजनीति में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन आपको देखने को इस महाराष्ट्र इलेक्शन से सामने आने और उभरने की परिस्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। जो भीतर से चल रहा है बीजेपी, उसमें किसी भी हालत में 155 सीटों से कम पर लड़ना नहीं चाहती है। एकनाथ शिंदे भी 100 सीट से कम पर लड़ना नहीं चाहते हैं। बचे कितने? 25-30 सीट। तो क्या 25-30 सीटों पर मान जाएगी एनसीपी? और नहीं मानेगी तो फिर साथ क्यों लिया जाए? क्या ऐसी बात हो चली है इसीलिए वो कैबिनेट की बैठक छोड़कर चले जाते हैं? या फिर एक फार्मूला है कि 50 सीट तक दे दी जाए, 90 सीट पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना लड़ ले और 148 तक बीजेपी आ जाए? मुश्किल है। यही वो परिस्थिति है जो बता रही है कि दरअसल हिंदुत्व के आसरे अगर अब हर बिखरे हुए फूल को समेटकर एक माला की शक्ल में लेकर आना है तो भारत की राजनीति के भीतर आपको नया टकराव जाति और हिंदुत्व को लेकर दिखाई देगा जरूर, जिसकी चोट
प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के निकलते हुए आज दशहरा रैली में सरसंघचालक के जरिए भी उभर कर आ गई। और दूसरी तरफ ये परिस्थितियां कांग्रेस के सामने बहुत साफ है कि किसी भी हालत में बाकियों को एक साथ अब लेकर आना है और यह मैसेज देना है कि यह देश एकजुट है और सामने जो ताकत बीजेपी और आरएसएस की है वही बांटने वाली ताकत है। इन दो परिस्थितियों के बीच अब राजनीति के मर्म को आप लगातार पकड़ते चले चलिएगा, क्योंकि एक दो दिन के वक्त के बाद जानकारी नागपुर से भी निकल कर आएगी। हुआ क्या, निकला क्या, सहमति बनी क्या, या दिल्ली की चौसर पर सब कुछ फेल हो गया क्या? इंतजार कीजिए, 48 घंटे बाद इस मुद्दे पर फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।